Recently, Lok Sabha witnessed intense and heated debate upon the role of presiding officer, that is the speaker, his impartial or partisan behavior and its effect upon the parliamentary democracy. और आजाद भारत के संसदीय इतिहास में ये सिर्फ चौथी बार जब किसी सिटिंग स्पीकर के खिलाफ लाया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन या रिमूवल प्रोसेस। हेलो, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ स्पीकर विद स्पेशल अटेंशन टू द रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, दैट इज द स्पीकर। सो टू बिगिन विद थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अबाउट द पोस्ट ऑफ स्पीकर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, वो आर्टिकल 93 से 96 तक दी गई है। हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए लार्जली ये चीज कर रहे हैं, तो याद रखें, खासकर स्टेट एग्जामिनेशन में एक ट्रेंड वापस आया है कि आर्टिकल्स पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एचसीएस देखें, आप यूपी देखें, उत्तराखंड देखें, तो काफी हद तक सीधे सीधे आर्टिकल्स पर क्वेश्चन पूछे गए, किस आर्टिकल के अंदर क्या है। तो करंट अफेयर में भी अगर कोई चीज हो रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करती है, हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखने हैं। इसमें खासकर दो आर्टिकल हम याद रखेंगे। पहला जो यहां पर है 93 आर्टिकल, जिसमें ये प्रोसेस है कि किस तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होंगे लोकसभा के अंदर। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आखिर जरूरत ही क्या है? तो देखिए, हम अगर संसदीय मान्यताओं की बात करें, परंपराओं की बात करें, कन्वेंशंस, तो कोई भी डेमोक्रेटिक बॉडी है, उसका एक असूल होता है कि बिना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के वो काम नहीं कर पाएगी। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए जो उस सभा की सारी कार्रवाई को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सके, उसको संचालित कर सके। अगर कभी इंटेंस डिबेट है, बात विचार विमर्श से निकलकर झगड़े तक पहुंचे, तो बीच बचाव कर सके और सभी मेंबर्स को अनुशासन में भी रख सके, हाउस की डिग्निटी को मेंटेन रख सके। तो इसी काम के लिए लोकसभा में चुना जाता है स्पीकर को प्राइमरीली। और फिर साथ ही में अगर किसी दिन स्पीकर साहब गैर हाजिर हैं, तो उसके रोल को निभाने के लिए एक डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आपका आर्टिकल 93 ये मैंडेट करता है कि हाउस खुद में से ही एक एमपी को स्पीकर और दूसरे को डिप्टी स्पीकर चुनेगा एज सून एज पॉसिबल एंड एज द केस में बी। तो यहां पर कुछ डिटेलिंग नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वोटिंग की जाएगी और फिर इनको चुना जाएगा, या क्या टाइम लिमिट है। जैसे लोकसभा नई मिली, उसकी पहली मीटिंग हुई, कितने दिनों के अंदर दोनों को चुना जाएगा, ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो बात इतनी सी कि भाई आप सभी नए चुने गए एमपीज हैं, नई लोकसभा बन चुकी है, आपस में से किसी एक एमपी को, तो पहली रिक्वायरमेंट एमपी होना जरूरी है, तो आपस में से एक एमपी को आप चुन लेंगे स्पीकर के तौर पर, और एक किसी और एमपी को आप चुन लेंगे डिप्टी स्पीकर के तौर पर। अब ये चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, द प्रोसीजर, द वोटिंग प्रोसेस, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में साइलेंस के साथ छोड़ दिया गया है। तो अब यह हाउस खुद डिसाइड करेगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि देखिए, हमारे यहां पर अब ये कन्वेंशन से डील करता है। सो कन्वेंशन की बात करें तो नॉर्मली अगर हम वोटिंग भी कराएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जहां मेजॉरिटी के ऊपर साइलेंट है, तो ये मैटर सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। एज अ यूनिवर्सल रूल वी टेक, जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी पॉइंट पर साइलेंट है, वी टेक इट सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज मोर देन 50% प्रेजेंट इन वोटिंग। अब जब लोकसभा की बात करें तो सिंपल मेजॉरिटी इज एंजॉयड बाय रूलिंग पार्टी। भाई सबसे ज्यादा एमपी रूलिंग पार्टी के ही तो हैं, बल्कि उनके पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मोर देन हाफ एमपी बिलोंग टू रूलिंग पार्टी और से रूलिंग कोalition। तो अगर आप बाकायदा वोटिंग भी करवाएंगे तो भी ज्यादा चांसेस यही हैं कि रूलिंग पार्टी या रूलिंग कोalition के ही एमपी को चुना जाएगा स्पीकर के तौर पे। तो हमने कहा क्यों ही हम वोट करा के वक्त जाया करें, टाइम एनर्जी जाया करें। तो एक सिंपल कन्वेंशन हमने अपनाई कि भाई ये होगा कि रूलिंग पार्टी जिस भी एमपी को प्रपोज करेंगे उनको स्पीकर के तौर पे चुन लिया जाएगा। और इसी के साथ एक और जुड़ी कन्वेंशन ये कि जिस एमपी को अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी प्रपोज करेंगे उनको डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाएगा। तो एक कन्वेंशन के तौर पे लोकसभा में द स्पीकर बिलोंग्स टू और सपोर्टेड बाय द रूलिंग पार्टी
and the deputy speaker is supported by the opposition political party or say parties. बट ये प्योरली कन्वेंशन है, तो ये कन्वेंशन चल निकला। हाँ, इस पर यह भी बात याद रखेंगे कि अलग अलग टाइम पर ऐसा हुआ है जहां इलेक्शन बाकायदा कंडक्ट कराया गया है, सिर्फ 3 मौकों पे। सो 1952 में जब पहले ही स्पीकर साहब जीवी मावलांकर को चुना गया था, तब वोटिंग कराई गई थी। इसके अलावा 1976 में मौका आया जब बी आर भगत साहब को स्पीकर चुना गया, तो वोटिंग कराई गई थी। 2024 वेरी रिसेंटली जब ओम बिरला साहब को, द करंट लोकसभा, चुना गया है स्पीकर, तो भी वोटिंग कराई गई थी। तो इन 3 मौकों के अलावा वोटिंग नहीं कराई गई है। ज्यादातर केसेस में फिर क्या है, कन्वेंशन के तौर पे रूलिंग पार्टी जिस एमपी को सपोर्ट करेगी दैट विल बिकम द स्पीकर, एंड अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड एमपी विल बिकम द डेप्यूटी स्पीकर। अब ये तो हुई चुनाव की व्यवस्था, लेकिन यहां पर एक और चीज है जो बहुत ज्यादा करंट अफेयर में है, प्रॉब्लमैटिक भी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी फाइल्ड है। अब जैसे हमने बात की है कि भाई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों चुने जाएंगे हाउस से ही, लेकिन साथ ही परंपरा ये कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से होगा। और तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट ये कि टाइम लिमिट नहीं है। अब हुआ ये है 2019 के बाद से स्पीकर तो जरूर चुने जा रहे हैं, ओम बिरला साहब ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन डेप्टी स्पीकर की पोस्ट 2019 से अभी तक खाली पड़ी है, हम 2026 में। तो डेप्टी स्पीकर का इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं कराया गया। पहले वजह बताई गई 2019, तो कहें सर कोविड एरा है, फुल कैपेसिटी में काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर नहीं कराते हैं। उसके बाद फिर जब कोविड के बाद हालात नॉर्मल हुए, तो भी सरकार ने कोई इसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि क्यों नहीं हम अपॉइंट कर रहे हैं। तो 2019 के बाद लगातार डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट ही नहीं किया गया। जैसे आती है सूत्रों के हवाले से खबर के सर जरूरत ही नहीं है, सारे काम चल ही रहे हैं। और फिर 2024 के इलेक्शन के बाद बहुत उम्मीद थी कि भाई अब तो डिप्टी स्पीकर आप जो है वो इलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी भी डिप्टी स्पीकर इलेक्ट नहीं किए गए, ये पोस्ट अभी भी वैकेंट पड़ी है। तो देखिए, ये तो कहकर काम नहीं चलेगा कि सारे काम चल ही रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की जरूरत नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके साथ कुछ मर्यादाएं जुड़ी हैं, जैसे यहां पर तो खासकर एक ये पॉइंट के अपोजिशन का सपोर्टेड पर्सन होगा डेप्टी स्पीकर, तो इससे एक अच्छा मैसेज होता है, कंजीनियल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि भाई रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी मिलकर हाउस को चलाने के लिए अपना योगदान दे रही है। तो नॉट वेरी गुड इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हालांकि इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सीधे सीधे वायलेट नहीं हो रही है, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। बट हम अलग एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, देयर इज नॉट ओनली द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, द वर्डिंग, बियॉन्ड दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संविधान की मर्यादाओं का भी हमें पालन करना है, जो शायद सीधे तौर पे नहीं लिखी गई है। या फिर सुप्रीम कोर्ट का वेरियस केसेस में यह कहना दैट यू कैन नॉट यूज द साइलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू किल द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए, ये अलग मुद्दा। देन हम आगे चलते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, जब स्पीकर चुन लिए जाते हैं, और मैंने शुरुआत में भी कहा कि हाउस को चलाने में अपना योगदान देंगे, तो बहुत बड़ी इनसे उम्मीद है न्यूट्रल रहने की, कि भाई आप पार्टिसन बिहेवियर नहीं करेंगे। चाहे आप रूलिंग पार्टी से आते हैं और रूलिंग पार्टी की सपोर्ट पर है, एक बार स्पीकर बनने के बाद आप अपनी पार्टी के प्रति लॉयलिटी की दृष्टि से काम नहीं करेंगे, बल्कि संसद को अपनी लॉयलिटी देंगे। तो आपकी जो भी पावर्स हैं, उसका यूज आप रूलिंग और अपोजिशन पार्टी दोनों पर एक समान तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि आप रूलिंग पार्टी के एमपीज को फेवर देने लग जाए और अपोजिशन को पनिश करने लग जाए। अब आते हैं हम रिमूवल मैकेनिज्म की तरफ। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है आर्टिकल 19(4)(c), जो स्पेसिफिकली रिलेट करता है विद द रिमूवल प्रोसेस। और इसी में एक और हम याद रखेंगे, रूल 200। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए दोनों हाउसेस के अंदर एक रूल बुक है, जैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स लोकसभा। इसी में रूल 200 है, विच इज रिलेटेबल टू द रिमूवल प्रोसेस ऑफ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर। याद रखें, जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाए, तो उसकी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं, बल्कि रूल बुक के रूल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई प्रीवियस ईयर में रूल्स पूछे गए हैं। जब सस्पेंशन ऑफ एमपीज है, तो लोकसभा की रूल बुक का सेक्शन या रूल 255, 256 वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो जैसे सस्पेंशन ऑफ एमपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के अंदर, तो वहां पर लोकसभा रूल बुक का 373, 374, 374A वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो यहां याद रखेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल से रिलेटेड आर्टिकल है 94C और रूल है 200। अब सिंपल समझें कि ये ट्रेडिशनल कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा नहीं है। हाँ, इसको नाम जरूर दे दिया जाता है मीडिया के अंदर। बेसिकली रिमूवल प्रोसेस है, इन हाउस प्रोसीडिंग होगी। प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है कि किसी एक एमपी के नाम पर यह नोटिस सर्व किया जाएगा, लेकिन यह नोटिस तब एडमिट होगा जब कम से कम 50 एमपी का सपोर्ट इसको मिल जाए। तो जैसे इस बार नोटिस जो एडमिट किया गया है वो जो कांग्रेस के एक एमपी हैं मोहम्मद जावेद, उनके नाम पर यह नोटिस एडमिट हुआ है, लेकिन अकेले एमपी के ही नोटिस सर्व कर देने पर यह नोटिस एडमिट नहीं होगा, बल्कि होगा यह कि इसको 50 एमपी का सपोर्ट चाहिए। कुल मिलाकर आप समझें, जब 50 एमपी के सिग्नेचर वाला ऐसा कोई रेजोल्यूशन आएगा तब यह हाउस में एडमिट किया जाएगा। यह नोटिस सर्व किया जाता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को। देन इसके बाद में अगर ये एडमिट होता है तो एक 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा। ये रिमूवल प्रोसेस सीधा नहीं आ जाएगा नोटिस के एडमिट होने पर। 14 दिन का हम एक एडवांस नोटिस सर्व करेंगे ऑन द स्पीकर ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। इस 14 दिन के बाद कोई एक दिन तय किया जाएगा जिस दिन इस रिमूवल प्रोसेस पर डिबेट डिस्कशन होगा और फिर इस पर वोटिंग होगी। तो मान लीजिए 14 दिन के बाद एक दिन मुकर्रर किया गया जिस दिन इस पर डिबेट एंड डिस्कशन होना है, जो हाउस में हुआ भी। वहां पर रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी अपनी अपनी बात रखेंगे। अपोजिशन पार्टी बाकायदा ये एक्सप्लेन करेंगे हाउस के अंदर कि वो क्यों आखिर रिमूवल प्रोसेस लेके आए, और ये बहुत क्लियर शब्दों में होना चाहिए, ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे इस बार का जो रिमूवल प्रोसेस लाया गया है ओम बिरला साहब के खिलाफ, ये लाया गया था इस बात को लेकर के पार्टीसन बिहेवियर है, एंड सो मच सो दैट के लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा रूलिंग पार्टी की तरफ झुकाव के साथ काम कर रहे हैं, जिससे अपोजिशन सफर कर रहा है। अब इस वाद विवाद के बाद, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट के बाद, फाइनली ये हाउस के वोटिंग से डिसाइड होगा। और यहां पर याद रखेंगे, यहां पर इस रिमूवल प्रोसेस को पास कराने के लिए चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? दिस इज बेसिकली टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वेकेंसीज। मतलब जैसे इस वक्त है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस दैट इज 543 इन द लोकसभा। तो अब अगर यहां पर कोई सीट वेकेंट पड़ी है, वेकेंट मतलब याद रखें जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी सीट पर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, या किसी ने रिजाइन कर रखा है, या खुदा ना करे डेथ हो गई है, मतलब वो एमपी की सीट खाली है, अभी वहां पर रिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर उस नंबर को माइनस कर देंगे। बस ये याद रखें, एब्सेंटिज्म इज नॉट वेकेंसी। कोई एमपी एब्सेंट है, उसके नंबर को रिड्यूस नहीं करेंगे, उसका नंबर काउंट होगा। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी इज मोर देन, इट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ माइनस vacancies. It is more than 50% of all the then members of the house, जो उस वक्त हाउस के मेंबर हैं। अब अगर इतनी मेजॉरिटी इस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में आ जाती है, देन द स्पीकर शैल हैव टू वेकेट हिज और हर ऑफिस, तब उनको पद से हटा दिया जाएगा। देन इसी के साथ साथ क्या क्या और प्रोसीजर जुड़े हैं इस रिमूवल प्रोसेस के साथ। जैसे सबसे पहले मैंने अभी कहा कि भाई याद रखें, ये नोटिस भी स्पीकर को सर वो रिसीव नहीं करते हैं, ये नोटिस ही सेक्रेटरी जनरल को सर्व किया जाएगा, और जिस दिन इस रिमूवल प्रोसेस पे वोटिंग होनी है उस दिन स्पीकर हाउस को प्रिसाइड ओवर नहीं करेंगे, तो उनकी जगह या तो डिप्टी स्पीकर हो। अब जैसे हमने कहा डिप्टी स्पीकर की पोस्ट ही खाली पड़ी है, तो सर कोई भी एमपी जो फॉर द टाइम बीइंग चुने जाते हैं हाउस को प्रिसाइड ओवर करने के लिए, वो इसको प्रिसाइड ओवर करेंगे। हालांकि स्पीकर साहब एमपी भी हैं, अभी तो ना वो एज ए एमपी डिस्क्वालीफाई हो, ना ही वो एज ए स्पीकर रिमूव किए गए, तो फिर स्पीकर विल सिट इन द हाउस, वो हाउस में एमपी की सीट पर जाकर बैठेंगे, और अब यहां पर वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। सबसे पहले तो उनको राइट टू डिफेंड भी मिलेगा, वो चाहे तो अपना पक्ष भी रख सकते हैं कि मेरा कंडक्ट सही है। इसके अलावा जैसा हम जानते हैं कि स्पीकर के पास होता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है? इन केस ऑफ टाई, अगर किसी भी मैटर पे
वोटिंग 50-50 हो जाए, मान लीजिए बिल पर वोटिंग हो रही है, 50% उसके सपोर्ट में है, 50% अगेंस्ट है, अब ये टाई हो चुका है, तो टाई ब्रेकर मतलब कास्टिंग वोट, अब स्पीकर वोट करके डिसाइड कर सकते हैं ये बिल पास होगा या नहीं होगा। तो स्पीकर के पास होता है कास्टिंग वोट, लेकिन जब इनके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है तो याद रखें इनके पास फर्स्ट इंस्टांस में ही वोटिंग राइट होगा, मतलब ये वोटिंग प्रोसीजर में भी खुल के हिस्सा लेंगे, टाई तक नहीं जाएंगे, उससे पहले ही वोट भी करेंगे। सो ये सारा भी प्रोसेस है जुड़ा हुआ स्पीकर के रिमूवल के साथ। बट वेट अ मिनट हियर, देखिए इससे पहले हमने बात की है कि स्पीकर इज अ पर्सन हु इज सपोर्टेड बाय रूलिंग पार्टी, तो ये जनाब चुने भी रूलिंग पार्टी की ही सपोर्ट पर जा रहे हैं। लेकिन जरा आप गौर से देखें रिमूवल प्रोसेस, अब अपोजिशन ले तो आया रिमूवल प्रोसेस, लेकिन रिमूवल प्रोसेस में जो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए दैट इज एंजॉयड अगेन बाय द रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी जब तक नहीं चाहेगी तब तक स्पीकर का रिमूव होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि नंबर गेम इज विद द रूलिंग पार्टी। अब यही सारी चीजें, पहले तो आप रिमूवल प्रोसेस पे देखें दैट रिमूवल प्रोसेस इज नॉट टोटली independent type of removal process. Here, removal process is rather dependent upon the wishes of ruling party. उसके हक में tilted है। अब एक ऐसी पोस्ट जिस पर एक पर्सन रूलिंग पार्टी की सपोर्ट से आ रहा है, वो कब तक उस पोस्ट पे रहेगा ये भी रूलिंग पार्टी डिसाइड कर रही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी चाहे तो किसी वक्त स्पीकर को उसके स्पीकर के पोस्ट से हटा सकती है। तो यहीं से आता है टिल्टेड बिहेवियर का कॉन्सेप्ट। हम आज पावर्स एंड फंक्शंस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा हम जानते हैं बहुत क्रिटिकल क्रूशियल पावर्स हैं स्पीकर के पास। ही एंजॉयज राइट टू पनिश, ही एंजॉयज राइट टू सस्पेंड द एमपीज। Rule 374A of Lok Sabha, Speaker can unilaterally suspend the MPs without subject to motion of the House. इसके अलावा मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड करने की फाइनल और बाइंडिंग अथॉरिटी है स्पीकर साहब। एंटी डिफेक्शन लॉ पर डिसाइड करने की अथॉरिटी स्पीकर साहब है, हालांकि वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। और फिर यहीं से ओपन होता है कि इन सारी पावर्स का टिल्टेड यूज इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी एबीसी हो या XYZ हो। और यही शिकायत लेकर इस बार भी पहुंचे हैं एमपीज लोकसभा के अंदर, लेकिन इस बार भी इनको रिमूव नहीं किया जा सका। जैसे इस रिमूवल प्रोसेस को ही अगर हम देखें तो इतिहास में बहुत कम बार, जैसे इससे पहले सिर्फ 3 बार ये रिमूवल प्रोसेस लाया गया। पहली बात तो ये कि इतिहास गवाह है आज तक किसी भी स्पीकर को इस रिमूवल प्रोसेस के मार्फत, इस रिमूवल प्रोसेस के जरिए नहीं हटाया जा सका है। इससे पहले 3 बार आया था, तब भी फेल हुआ, इस बार भी फेल हुआ। जैसे पहले ही स्पीकर श्री जीवी मावलंकर साहब के खिलाफ भी ये रिमूवल प्रोसेस आया था, पास नहीं हो पाया। उसके बाद 1966 में हुकुम सिंह जी के खिलाफ ये रिमूवल प्रोसेस आया था, पास नहीं हुआ। यहां तक कि 1987 में वन ऑफ द स्टॉलवर्ट लीडर दैट वाज दी बलराम जाखड़ साहब, उनके खिलाफ भी रिमूवल प्रोसेस आया था, पास नहीं हो पाया। तो आज तक कभी इस प्रोसेस के जरिए नहीं हटा सके। इसका मतलब स्पीकर को प्रोटेक्शन प्राप्त है रूलिंग पार्टी की। तो फिर यहीं से एक निकलता है कि यार टिल्टेड बिहेवियर होना तो फिर लाजमी है, और फिर ये टिल्टेड बिहेवियर कई बार अपोजिशन को पनिश करता है और जो रूलिंग पार्टी उसको फायदा पहुंचाता है। तो जैसा कि एक शायर ने कहा भी है कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा निकलेगा। यही दर्द है अपोजिशन का कि गलती चाहे किसी की भी हो, कसूर हमारा ही निकाला जाता है, जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सफर कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। याद रखें हाउस जितना रूलिंग पार्टी का है उतना ही अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का भी है। संसदीय व्यवस्था में कंसेंसस ओरिएंटेशन के साथ डिसीजन मेकिंग होती है, यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग नहीं। तो इस व्यवस्था के ऊपर आपकी क्या राय है, इसमें क्या पॉसिबल चेंज हो सकता है, इसके बारे में आप वीडियो के साथ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच।